नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। जस्ट लर्न सेगमेंट में मैं आपका दोस्त राकेश कुमार। हम डियर फ्रेंड्स, हम MPPSC CS, MP ADPO, MPSI और व्यापम की अन्य परीक्षाओं के दृष्टि से इस चैनल पर जनरल स्टडी, करंट अफेयर्स और अन्य सब्जेक्टों की क्लास लेकर के आ रहे हैं जो आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में महती भूमिका अदा करेंगी। डियर फ्रेंड्स, हम अपनी पहली क्लास स्टार्ट करते हैं MP सामान्य ज्ञान से। मध्यप्रदेश की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में मध्यप्रदेश सामान्य ज्ञान का एक महत्वपूर्ण योगदान है और इसीलिए इसका अध्ययन गंभीरता से करना जरूरी हो जाता है। डियर फ्रेंड्स, हम पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं MP सामान्य ज्ञान के साथ। मध्यप्रदेश सामान्य ज्ञान के तहत हम पहली क्लास मध्यप्रदेश इतिहास से शुरू कर रहे हैं। मध्यप्रदेश इतिहास के अंतर्गत हम सबसे पहले प्राचीन की बात करेंगे। प्राचीन इतिहास को हमने दो भागों में विभाजित किया है, पाषाण काल और धातु काल। पाषाण काल को पुनः तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पुरापाषाण काल, जिसका एरा या पीरियड आपका 2,50,000 ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक का है। मध्य पाषाण काल, जिसका एरा 10,000 ईसा पूर्व से लेके 4,000 ईसा पूर्व तक का है। नव पाषाण काल, जिसका एरा 4,000 ईसा पूर्व से लेके 2,500 ईसा पूर्व तक का है। इस पाषाण काल के महत्वपूर्ण साक्ष्य मध्यप्रदेश के प्रमुख स्थलों से प्राप्त हुए हैं जो निम्नलिखित हैं। पुरापाषाण काल के प्रमुख स्थल हम देखते हैं तो इसको पुरापाषाण काल को पुनः तीन भागों में बांटा गया है। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल के जो हमें साक्ष्य विभिन्न स्थलों से प्राप्त हुए वो निम्नवत हैं। होशंगाबाद, हथनौरा। हथनौरा से हमको नर्मदेनसिस नामक मानव की एक खोपड़ी प्राप्त हुई है जो कि सबसे प्राचीनतम मानव प्रजाति में से एक है। इसी प्रकार से नरसिंहपुर से, जबलपुर से, सोनघाटी से और सोनघाटी के साथ रीवा से कई प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल के साक्ष्य हमको मंडला, सोनघाटी, मंदसौर, नाहरगढ़, सीहोर इत्यादि स्थानों से प्राप्त होते हैं। उच्च पाषाण काल के साक्ष्य हमको भीमबेटका, रीवा, सोनघाटी, शहडोल इत्यादि स्थानों से प्राप्त होते हैं। मध्य पाषाण काल का जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है वो है आपका भीमबेटका। भीमबेटका की खुदाई बीबी मिश्रा, भीमबेटका का सर्वेयर जो किया गया वो बीबी मिश्रा के द्वारा किया गया। इन्होंने यहाँ पर कई प्रकार के औजार प्राप्त किए हैं जो मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं। इसी प्रकार से नव पाषाण काल की बात करें तो आपका एरण जो सागर जिले में आता है, जटकरा जो कि छतरपुर जिले में आता है, दमोह, जबलपुर, आदमगढ़ जो कि होशंगाबाद में आता है। आदमगढ़ की खोज 1861 ईस्वी में की गई थी। यहाँ पे नवपाषाण काल के बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कई प्रकार के पिटेट पॉट मिले हुए हैं यहाँ पर, पिटेट चूल्हे मिले हुए हैं यहाँ पर। तो ये महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है। इसी प्रकार से दूसरा भाग प्राचीन इतिहास का है वो है धातु काल। धातु काल को भी तीन भागों में बांटा गया है। एक आपका ताम्र पाषाण काल, मतलब एक ऐसा पीरियड जिस समय ताम्र धातु और पाषाण यानी पत्थर दोनों का ही उपयोग मानव जीवन के दैनिक जीवन में होता था, उसको ताम्र पाषाण काल कहा गया। इसका जो पीरियड है रहा है 1800 ईसा पूर्व से लेकर 800 ईसा पूर्व तक का। दूसरा कांस्य युग की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में इसका कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ये कांस्य युग की जो सभ्यता है वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता है जिसका यहाँ पर एक भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। उसी प्रकार से आपका तीसरा है लोह युग। लोह युग का जो पीरियड है वो आपका 1000 से 500 ईसा पूर्व है। यहाँ के प्रमुख स्थल हैं आपका भिंड, मुरैना, ग्वालियर। ताम्र पाषाण काल के प्रमुख जो सभ्यताएं या स्थल है वो है आपका नबदा टोली या महेश्वर जो आपका खरगोन जिले में आता है, और आपका कायथा जो कि उज्जैन में आता है। नबदा टोली का जो उत्खनन है वो आपका HD सांकल्या
के द्वारा, और कायथा का उत्खनन जो है आपका विष्णु बाकड़कर के द्वारा, विष्णु बाणकर के द्वारा किया गया था। यहां से आपको नब्दा टोली से आपको ताम्रपाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ पर काले और लाल बर्तनों के ऊपर सफेद चित्र अंकित प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से कायथा से भी कई हथियार मिले हुए हैं, कुल्हाड़ियाँ मिली हुई हैं। ठीक इस प्राचीन इतिहास से मध्य प्रदेश की जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं आते हैं, लिलविट है, या तो ये कहीं आते ही नहीं है, आते हैं तो प्रमुख क्षेत्रों से क्वेश्चन आते हैं, प्रमुख स्थानों से। जैसे आपका भीमबेटका, तो क्वेश्चन बनता है भीमबेटका का खोजकर्ता कौन है? विष्णु बाकड़कर, इन्होंने सबसे पहले इसका पता लगाया। ठीक, ये यहाँ पर आपका शैल चित्र है, 700 शैलाश्रय है यहाँ पर। इन 700 शैलाश्रय में से आपका जो है 500 शैल चित्रों के ऊपर, 500 शैलाश्रय के ऊपर चित्र अंकित हैं। मतलब 700 शैलाश्रय में से 500 शैलाश्रय ऐसे हैं जिनके ऊपर जंगली जानवरों के, घुड़सवार, हाथी सवारी आदि के चित्र अंकित किए गए हैं। भीमबेटका को यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया हुआ है। मध्य प्रदेश का तीसरा हिस्सा है जो वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है आपको। ठीक है। इसी प्रकार से एक आपका स्थान आदमगढ़ हो जाता है। आदमगढ़ की गुफाएं या आदमगढ़ में जो साक्ष्य प्राप्त हुए होशंगाबाद जिले में आता है। सबसे प्राचीनतम जो है यहाँ पर चित्र प्राप्त हुए हैं। तो ये भीमबेटका विश्व का सबसे बड़ा शैलाश्रय समूह है। उसी प्रकार से आदमगढ़ भी बेहद प्राचीनतम स्थान है जो होशंगाबाद जिले में। इसका क्वेश्चन पीएससी में और एमपीपीएससी के साथ साथ अन्य प्रकार की जो परीक्षाएं हो रही हैं उन सभी में आ चुका है। भीमबेटका का भी क्वेश्चन भी आपका आ चुका है। तो ये यहाँ से प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो अन्य प्रमुख स्थान है वो है आपका नब्दा टोली, महेश्वर, खरगोन जिला, कायथा आपका उज्जैन जिला। यहाँ से आपके क्वेश्चंस जो प्राचीन भारत में से वो बन जाते हैं। बाकी के हथनोरा जो आपका होशंगाबाद जिले में एक तीसरा स्थान है, यहाँ पे नर्मदेंसिस नामक मानव की खोपड़ी प्राप्त हुई है जो कि प्राचीनतम मानव था, इसलिए ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम प्रश्न के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि इस पूरे प्राचीन में से हमको पढ़ना क्या है। जो पाषाण काल है, विशेष करके धातु काल है, इसमें से हमको पढ़ना क्या है। क्योंकि मध्य प्रदेश पीएससी या पीएससी के अलावा व्यापम से होने वाली परीक्षाओं में उस प्रकार से प्रश्न नहीं आते हैं कि यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, एल्यूशियन का मिला, या फिर आपका जो है कौन से प्रकार के जो है हथियार मिले आपके, या बर्तन किस प्रकार के मिले। ये क्वेश्चन नहीं बनते यहाँ से। मुख्य रूप से क्वेश्चन बनते हैं कि ये स्थान किस जिले में आता है, किस जिले के अंतर्गत है। तो ये जो है बेहद महत्वपूर्ण चीज हो जाती है इसमें से। तो हमको भीमबेटका देखना है, आपका रायसेन डिस्ट्रिक्ट लगता है इसका। ठीक है, इसका खोजकर्ता जो है विष्णु बाकड़कर है। बीबी मिश्रा ने भी इसका उत्खनन करवाया और वहां पे कुछ साक्ष्य प्राप्त किए। इसी प्रकार से आपका जो आदमगढ़ है, खोज इसकी 1861 में की गई थी। ठीक ऐसी नब्दा टोली एचडी सांकल्या नर्मदा घाटी में एचडी सांकल्या के द्वारा सर्वेक्षण किया गया था। और कायथा जो कि आपका बेसिकली चंबल की सहायक नदी है, उसके किनारे पर स्थित आपकी पूरी घाटी विष्णु बाकड़कर के द्वारा खोजी गई है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके यहाँ पे तैयार हो जाते हैं। साथ में भीमबेटका आपका वर्ल्ड हेरिटेज भी है, तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। वैदिक काल, जिसका पीरियड 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का है, इसको दो भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल आपका 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल आपका 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व। पूर्व वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथ ऋग्वेद में मध्य प्रदेश के किसी भी स्थल का उल्लेख नहीं मिलता है। इसका मतलब यह है कि यहाँ इस समय तक आर्य लोग मध्य प्रदेश में प्रवेश नहीं कर पाए थे। मध्य प्रदेश के बारे में उनको इसकी जानकारी नहीं थी। परंतु उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में मध्य प्रदेश के कई भूभाग का
ज्ञान होने लगता है और उल्लेख होने लगता है, जिनमें कौशिकी में अप्रत्यक्ष रूप से विंध्य पर्वत का उल्लेख किया गया है। उसी प्रकार से शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में रेवोरथ लिखा हुआ है, जिसे बैबर जैसे प्रसिद्ध इतिहासकार ने रेवा से संबंधित किया या उसे रेवा माना। पौराणिक जनश्रुतियों के अनुसार कारकोट का नागवंशी शासक नर्मदा किनारे काठे पर शासन करता था। गंधर्वों ने जब कारकोट के नागवंशी शासक के ऊपर आक्रमण किया, तब अयोध्या के इक्ष्वाकु शासक मांधाता ने अपने पुत्र पुरुकुत्स के नेतृत्व में नागों की सहायता के लिए एक सेना भेजी। पुरुकुत्स ने गंधर्वों को पराजित कर दिया। नागा शासक ने अपनी पुत्री का विवाह पुरुकुत्स के साथ किया, जिसका नाम रेवा था। पुरुकुत्स ने रेवा का नाम नर्मदा रखा। यहीं से आपका नर्मदा नदी का उल्लेख मिलता है। नर्मदा या रेवा, रेवा जो नागा शासक या नागवंशी शासक था, उस नागवंशी शासक की पुत्री जिसका विवाह पुरुकुत्स के साथ में हुआ था। पुरुकुत्स ने नर्मदा को, वो रेवा को नर्मदा कहा। इक्ष्वाकु वंश के शासक मुचुकुंद ने अपने पूर्वज मांधाता के नाम पर विंध्य एवं ऋक्षवत पर्वत के बीच मांधाता नगर बसाया। मांधाता नगर, एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। आज वर्तमान में खंडवा जिले में आपका मांधाता आता है। मांधाता ओंकारेश्वर के नाम से जाना जाता है। तो इस मांधाता को बसाने का श्रेय किसे जाता है? मुचुकुंद नामक इक्ष्वाकु शासक को। इसने मांधाता नगर को बसाया था। हालांकि इतिहासकारों के बीच मतभेद है, कई लोगों ने अलग अलग माना है। महाश्मति भी इसी को कहा जाता है, लेकिन महाश्मति दूसरा भी कहा गया, जो कि आपका खरगोन में आता है। तो इस प्रकार से मुचुकुंद ने मांधाता नगर बसाया अपने पूर्वज मांधाता के नाम पर। ऋक्षवत पर्वत, विंध्य और ऋक्षवत, उस समय ऋक्षवत आज का सतपुड़ा पर्वत है। पुराणों में उसे ऋक्षवत पर्वत कहा गया है, जबकि वर्तमान नाम उसका क्या है? सतपुड़ा पर्वत कहा गया है। तो विंध्य और ऋक्षवत के मध्य मांधाता नगर की स्थापना मुचुकुंद नामक इक्ष्वाकु शासक ने की। हेहय वंश का शासक महाश्मति था। हेहय वंशी शासक महाश्मति ने नर्मदा किनारे महाश्मति नामक नगर की स्थापना की। हालांकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मांधाता ही महाश्मति है। जब हेहय वंशी शासक ने मांधाता को जीत लिया तो उसने उसे महाश्मति कर दिया। लेकिन कनिंगम जैसे विद्वान कहते हैं कि जो महाश्मति है वो मंडला का नाम मिलता है। पर हमें इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है। हम ये एक चीज़ देखते हैं कि महाश्मति आपका खरगोन जिले में, मांधाता आपका खंडवा जिले में। ठीक है, मांधाता को बसाने का श्रेय या उसको स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? मुचुकुंद इक्ष्वाकु शासक था। और महाश्मति को बसाने का श्रेय महाश्मति नामक हेहय वंशी शासक को जाता है। उसने महाश्मति नगर की स्थापना की थी। हेहय वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक सहस्त्रार्जुन हुआ, जिसने कारकोट के नागवंशी शासकों को पराजित किया और उनसे अनूप देश को जीता। अनूप देश, इसे वर्तमान में निमाड़ कहा जाता है। किसको जीता? अनूप देश को जीता। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्राचीन नाम अनूप, निमाड़ का प्राचीन नाम क्या? अनूप देश। ये क्वेश्चन आपका तमाम परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे आपका चेदी का वर्तमान नाम या बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या, वत्स का जो है आधुनिक नाम क्या है, अवंती का आधुनिक नाम क्या है। तो इसी प्रकार से अनूप देश भी आपका क्या है? आधुनिक निमाड़। तो उसने जो है हेहय वंशी सहस्त्रार्जुन ने हेहय वंश कारकोट नागवंशी शासकों को पराजित करके और अपना अनूप देश विजित किया और अपना शासन स्थापित किया। महाकाव्य काल के दौरान मध्य प्रदेश में कई स्थल और कई महत्वपूर्ण स्थान उपस्थित थे, जिनका विभिन्न रामायण और महाभारत में उल्लेख किया गया है। जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण हम देखते हैं कि प्राचीन मध्य प्रदेश के अंतर्गत दंडकारण्य वन और महाकांतर
दंडकारण्य एवं महाकांतर वन मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही आते थे, खास प्राचीन मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते थे। राम जब अपने वनवास जा रहे थे तो कुछ समय उन्होंने दंडकारण्य वन में भी बिताया था, जो अब वर्तमान छत्तीसगढ़ में आने लगा है। कुछ विद्वान जबलपुर से 15 मील उत्तर में इंद्राणा पहाड़ियों को लंका के नाम से संबोधित करते हैं कि लंका जबलपुर के नज़दीक जो 15 मील की दूरी पर स्थित इंद्राणा पहाड़ी है, वहाँ पर लंका था। और राम जब दंडकारण्य वन से गुजर रहे थे तो वो विदिशा और दमोह होते हुए जबलपुर के लिए गए थे। कई लोगों ने इस स्थल का भी वहाँ पे जो है कनेक्शन स्थापित किया है। शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती ने दर्शाण पर शासन किया। दर्शाण को वर्तमान में विदिशा के नाम से जाना जाता है। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है आपका। हम बेशनगर, भिलसा, दर्शाण, ये तमाम नाम आपके जो है इस प्रकार से बनते हैं, प्राचीन से प्राचीनतम नाम। रामायण से संबंधित, महाकाव्य काल से संबंधित विदिशा को दर्शाण के नाम से जाना जाता था, जहां पर शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती शासन करते। शत्रुघाती की राजधानी अर्थात दर्शाण की राजधानी कुशावती थी। महाकाव्यकालीन प्रमुख नगर या जनपद, तो एक साइड उनके प्राचीन नाम, प्राचीन जनपद, और दूसरी साइड उनके आधुनिक नाम। स्थिति क्या है वो देखते हैं। ये आपके महाकाव्यकालीन प्रमुख जनपद या नगरों की बात कर रहे हैं, तो महाकाव्यकालीन यानी रामायण के समय और महाभारत काल के समय कौन कौन से प्राचीन नगर जो है मध्य प्रदेश में स्थित थे, तो अवंती, वत्स, चेदी, दर्शाण, तुंडिकेर और नलपुर, ये इनके प्राचीन नाम हैं। और ये साइड में आपका उज्जैन, ग्वालियर, खजुराहो, विदिशा, दमोह, नरवर या शिवपुरी, ये इसके आधुनिक नाम हैं। ये इस प्रकार से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बनते। छठवीं सदी ईसा पूर्व के महाजनपदों के पूर्व हमने जो पौराणिक साहित्य के माध्यम से ऐतिहासिक जानकारी ली है, तो पौराणिक साहित्य को 6वीं सदी ईसा पूर्व का पूर्वक माना जाता है। अब हम बात कर रहे हैं 6वीं सदी ईसा पूर्व के महाजनपद। 6वीं सदी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। 16 महाजनपद थे। इन 16 महाजनपदों में से 2 महाजनपद, एक आपका अवंती, दूसरा आपका चेदी, ये 2 महाजनपद मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। एक आपका अवंती, दूसरा आपका चेदी। अवंती महाजनपद एक वैभवशाली और समृद्ध महाजनपद था, जिसको 2 भागों में बांटा गया था। एक आपका पूर्वी अवंती, उत्तरी अवंती। अवंती महाजनपद बेहद वैभवशाली और समृद्ध महाजनपद था। इसको 2 भागों में विभाजित किया गया था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महेशमती निर्मित की गई थी, बनाई गई थी। 6वीं सदी ईसा पूर्व के सबसे प्रसिद्ध और सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद मगध था। तत्कालीन शासक बिंबिसार, मगध के शासक बिंबिसार ने अवंती के शासक चंडप्रद्योत महासेन से निकटता स्थापित करने हेतु अपने दरबारी राज वैद्य जीवक को चंडप्रद्योत के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए उज्जैनी भेजा। कालांतर में मगध के हर्यकवंशी शासक नागदास के अमात्य शिशुनाग ने अवंती के ऊपर आक्रमण कर प्रद्योत वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन को पराजित कर दिया और अवंती का मगध में विलय कर लिया। इस प्रकार से अवंती अब अपना स्वतंत्र महाजनपद न होकर मगध के अधीन आ गया और मगध से अवंती का शासन संचालित होने लगा। मगध की राजगद्दी पर जब शिशुनाग बैठा, तब मध्य प्रदेश में भी, तब अवंती पर भी शिशुनाग का शासन स्थापित हो गया और इस प्रकार से अवंती पर शिशुनाग वंश का अभ्युदय हुआ। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश ने अवंती पर शासन किया। इसका उल्लेख
बड़वानी की खुदाई में प्राप्त मुद्राएं जो नंद वंश से संबंधित हैं, यह इस बात का स्पष्ट संकेत देती हैं कि अवंती नंदों के अधीन भी रही है। अब हम बात करते हैं मौर्य काल की। मौर्य काल जिसका समय 323 ईसा पूर्व से लेकर के 187 ईसा पूर्व तक रहा। मौर्य काल की जब हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश से इसका एक महत्वपूर्ण संबंध हो जाता है। जिस समय बिंबिसार मगध का शासक था तो उसने उस समय अपने पुत्र अशोक को अवंती का कुमार अमात्य नियुक्त किया था। सिंघली साहित्य में यह उल्लेख मिलता है कि जब सम्राट अशोक या कुमार अमात्य अशोक उज्जैनी के लिए जा रहा था तब विदिशा में कुछ समय के लिए रुका और विदिशा के एक श्रोणी की पुत्री से, जिसका नाम देवी था, विवाह किया। हालांकि महाबोधि वंश ग्रंथ में देवी को बेदिश महादेवी कहा गया है। बेदिश महादेवी के नाम से महाबोधि वंश में संबोधित किया गया है। कालांतर में महादेवी से ही अशोक को एक पुत्र और पुत्री उत्पन्न हुए जिसका नाम महेंद्र और संघमित्रा मिलता है। हाँ, सम्राट अशोक के द्वारा सांची के स्तूपों का निर्माण करवाया गया। उल्लेखनीय बात यह है कि सांची के स्तूपों की खोज सन 1818 में जनरल टेलर द्वारा की गई। खोज किसके द्वारा की गई? सांची के स्तूपों की 1818 में जनरल टेलर द्वारा खोज की गई। सांची का प्राचीनतम नाम काकना दबोट मिलता है। काकना दबोट, सांची का प्राचीनतम नाम काकना दबोट मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं सम्राट अशोक द्वारा निर्मित लघु शिलालेखों में से निम्न का संबंध मध्य प्रदेश से है। अब कौन कौन से लघु शिलालेख हैं जो मध्य प्रदेश में प्राप्त होते हैं? अशोक द्वारा निर्मित लघु शिलालेख, इन शिलालेखों में से कुछ मध्य प्रदेश में है आपके, जैसे आपका रूपनाथ। ये रूपनाथ आपका सिहोरा के पास पड़ता है, जिला आपका जबलपुर है। इसी प्रकार से आपका गुर्जरा, ये आपका दतिया में आता है। इसी प्रकार से आपका सारो मारो, ये क्वेश्चन आ चुका है एमपीपीएससी में, ये आपका शहडोल। इसी प्रकार से आपका पानगुड़ारिया, ये भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है। पानगुड़ारिया ये आपका सीहोर जिले में आता है, भोपाल के निकट है हालांकि। इसी प्रकार से आपका सांची जो कि आपका रायसेन जिले में आता है। ये आपका ये लघु शिलालेख हैं जो मध्य प्रदेश में मिलते हैं। सम्राट अशोक के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया। ये गुर्जरा जो अभिलेख है ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि मास्की के बाद दूसरा अभिलेख है जिसमें सम्राट अशोक को देवनाम प्रिय सम्राट अशोक के नाम से संबोधित किया गया। क्वेश्चन आपका बनता है रूपनाथ जबलपुर, ये क्वेश्चन आपका व्यापम में भी आ चुका है, एमपीपीएससी में भी पूछा गया है। सारो मारो का क्वेश्चन भी आपका प्रीलिम्स में आ चुका है, मेंस में भी आ चुका है, ये 3 नंबर में लिखने के लिए। तो ये आपका जो है ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण बन जाते हैं यहाँ पे। डियर फ्रेंड्स, आज के प्राचीन इतिहास में हमारा यहाँ तक का था। नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे शुंग वंश, वाकाटक, गुप्त वंश, कलचुरी वंश, कला एवं संस्कृति। ये हम नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें कवर करेंगे। देन इसके बाद में हम मध्य प्रदेश में जो मध्यकालीन इतिहास है उसका वीडियो लाएंगे। डियर फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप तक हमारा नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो का पहुंच सके। Thank you for watching my lecture or my video.